मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है और फिफ्थ चैप्टर पढ़ लिया है, सिक्स चैप्टर पढ़ लिया है, सेवन चैप्टर पढ़ लिया है और थर्ड चैप्टर भी पढ़ लिया है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो आज हमारा चैप्टर का जो नंबर है वो है 8 और चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और इस जल संसाधन का तात्पर्य भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। संसाधन का मीनिंग क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है कि जो प्रकृति यानी नेचर में उपलब्ध संसाधन जो पाए जाते हैं, जैसे कि जल है, सूरज है, लकड़ी है, मिट्टी है, और वो ये सब चीज़ें मानव के लिए जो उपयोगी होती है, यानी मानव के काम की होती है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी उनकी आवश्यकता जो भी होती है, जैसे मिट्टी से क्या आवश्यकता हो सकती है, तो मिट्टी से आवश्यकता ये हो सकती है कि हम उसमें खेती करते हैं, उसमें हमारे को अनाज उगाया जाता है। तो लकड़ी से क्या आवश्यकता पूर्ति होती है, तो लकड़ी से ये आवश्यकता पूर्ति होती है कि उससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, ठीक है, ईंधन के काम में लेते हैं। और जल से हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है कि हम उसको पीने के काम में लेते हैं, सिंचाई के काम में लेते हैं और घरेलू कार्य में काम लेते हैं। तो प्रकृति में जो उपलब्ध साधन होते हैं और जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं या मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ऐसे ही मानव भी एक संसाधन है। मैंने बोला मानव यानी इंसान भी एक संसाधन है। कैसे है? क्योंकि मानव खुद एक प्राकृतिक से उपलब्ध साधनों को प्रयोग में ले रहा है। इसी प्रकार मानव जब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कुछ नई चीज़ का आविष्कार करता है या नई वस्तु बनाता है, तो वो दूसरे यानी या सभी व्यक्तियों के लिए क्या होती है? उपयोगी होती है। तो मानव भी क्या कहलाता है? संसाधन। जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सब कौन है? ये सब मानव संसाधन है। क्योंकि जैसे मानव ने, जैसे मान लीजिए इंजीनियर ने क्या बनाया? डैम बनाया यानी बांध बनाया। अब वो बांध क्या काम आ रहा है? वो बांध दो चीज़ों में काम आ रहा है। एक तो पानी को संरक्षित करके हम आगे उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है, और दूसरा कि उस बांध पर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना हो, वो भी हमारे काम आता है, जिसको पुल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मानव संसाधन का ही रूप हो गया। डॉक्टर क्या कर रहा है? पढ़ाई करने के बाद या शिक्षा प्राप्त करने के बाद दूसरों का इलाज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मानव के काम में आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी एक संसाधन हो गया। तो इस प्रकार मानव भी एक क्या है? संसाधन है। अब हम बात करते हैं जल संसाधन के बारे में। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये प्रकृति का ही साधन है जो मानव के लिए उपयोगी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जल है वो 71% जल है और 29% जो है वो हमारी स्थल भाग है, यानी कि हमारा भूखंड है। मतलब चट्टानें जिस पे हम रह रहे हैं उसको हम स्थल भाग कहते हैं। और 71% क्या है? पूरी पृथ्वी के ऊपर पानी है। और उस पानी में 97% जो पानी है, यानी इस 71% में जो पानी है उसमें 97% जो पानी है वो महासागरों में है। और महासागरों का पानी कैसा है? खारा पानी है। और जो 3% पानी है वो ही सिर्फ पीने योग्य यानी मीठा जल जिसे कहते हैं। और वो किस रूप में पाया जाता है? वो नदियों के रूप में पाया जाता है। वो मतलब पृथ्वी के जो अंदर यानी क्या बोलते हैं उसको? भूमिगत जल बोलते हैं उसको, झीलों के द्वारा पाया जाता है। तो ये ऐसा जो जल है वो 3% ही हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है जो पीने योग्य है। और इस जल का 69 यानी 69% हिम के रूप में है। जो 3% पानी बता रही हूँ उसका प्रतिशत निकाल रहे हैं हम कि 69% पानी किसके रूप में है? हिम के रूप में। हिम बोले तो बर्फ़ के रूप में। जैसे हिमालय पर जो जमा हुआ है वो बर्फ़ है। वो बर्फ़ जब गर्मियों में पिघलती है तो वो नदियों के रूप में बह करके धरातल पे आता है और उसको हम पीने के योग्य काम में लेते हैं। और 30% यानी 69% तो मैंने आपको किस में बताया? बर्फ़ के रूप में। और जो 30% मैं पानी बता रही हूँ वो किसके रूप में है? वो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड वाटर है। और अंडरग्राउंड वाटर को हम कैसे निकालते हैं? या तो हम निकालते हैं नलकूप से या निकालते हैं हम हैंडपम्प से, है ना। तो ऐसे पानी को क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। और वो कितना है? 30% है। और जो 1% बच जाता है वो पेयजल में यानी पीने के काम में आता है, सिंचाई के काम में आता है और अन्य क्रियाओं में काम में आता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी पृथ्वी पर जो पानी है वो किस तरह से उपलब्ध है। और आज के टाइम पर पानी को संरक्षित करना बहुत उपयोगी हो गया। अब आप खुद ही देखिए, 2 महीने हो जाएंगे बारिश के सीज़न को, लेकिन अभी तक जयपुर के अंदर बहुत कमी है पानी की। अभी तक 2 बार बारिश हुई है, जो भी कोई इतनी खास बारिश नहीं हुई है। और अन्य इलाकों में या अन्य राज्यों में देखोगे तो वहाँ पर क्या हो रही है? वहाँ पर बाढ़ आ रही है, ठीक है।
और धीरे धीरे जो हमारे पानी का लेवल है यानी अंडरग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसलिए कई जगह पे हमारी जो पृथ्वी है या भूमि है वो बंजर भी होती जा रही है, यानी कि अब वो कृषि योग्य नहीं रही है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि भूमिगत जो जल है वो ख़त्म होता जा रहा है। हम लोगों ने पानी का इतना दोहन कर लिया, यानी इतना काम में ले लिया है हमने पानी को, इतना वेस्ट करते हैं हम पानी को कि धीरे धीरे पानी कहाँ क्या होता जा रहा है, पृथ्वी से समाप्त हो रहा है। खासतौर से मीठा पानी समाप्त हो रहा है। क्योंकि देखो मैं एक सिस्टम बताती हूँ। बारिश होती है, बारिश के रूप में पानी हमारे पास ज़मीन पे गिरता है और वो पानी किस में बहता है, नदियों में बहता है। अब वो नदियाँ क्या हो गई है, सब जगह पक्की सड़कें बन गई हैं, तो क्या हुआ है, अब मिट्टी का जो क्षेत्र है, मिट्टी वाले क्षेत्र है वो कम होते जा रहे हैं। पक्की सड़कों पे पानी बह करके नालों में गिरता है, नाले जाके कहाँ गिर जाते हैं, समुद्र में या नदियों में जाके गिर जाते हैं। वो नदियाँ जाके कहाँ मिल जाती हैं, वो समुद्र में मिल जाती हैं। अब ये पानी जो मीठा पानी है, अगर इसको हम कहीं पे स्टोर कर लें या भूमिगत अंडरग्राउंड कोई टैंक बना लें और ये पानी वहाँ स्टोर हो करके अपने आप ही भूमिगत का पानी में समा जाए तो भूमिगत का स्तर हमारा बढ़ सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए भूमिगत जल की बहुत कमी आ गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, यानी पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ जाएगी हमारे पास में। तो इसलिए हमको पानी को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है, पानी को बचाने की बहुत आवश्यक है। दिल्ली जैसी जगह पे मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग जब तैयार की जाती है तो पहले वाटर सिस्टम को अप्लाई किया जाता है, यानी वहाँ पर एक कानून बना रखा है गवर्नमेंट ने कि जब भी आप कोई मकान बनाएंगे या कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो पहले वाटर सिस्टम को तैयार करेंगे, यानी छत पे जो पानी इकट्ठा होगा उसको नलों के द्वारा या पाइप के द्वारा आप भूमिगत जल में स्टोर करेंगे या टैंक में स्टोर करेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको बिल्डिंग बनाने हम नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा कानून है, मैं तो ये कहती हूँ ये कानून सभी जगह लागू होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाटर सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि दिल्ली के अंदर पानी की क्या कर सके, बचत कर सके। आइए चलिए हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब मैं ये बताना चाहती हूँ जल प्रबंधन क्या होता है। जल प्रबंधन से तात्पर्य है, जो मैंने अभी भी आपको बताया है कि पानी की इतनी कमी होती जा रही है, तो उसका उद्देश्य अब हमारा उद्देश्य एक ही बन गया है कि हमें पानी को बचाना है। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग्स करते हैं हम लोग। प्लानिंग्स में क्या क्या करते हैं, बांध बनाते हैं, ठीक है, कहीं पर हम टैंक्स बनाते हैं। तो पानी को जनसंख्या की मांग की पूर्ति को पूरा करने के लिए जो मानव के द्वारा नियमित और अनियमित या नियमित सिस्टम से जो कार्य किए जाते हैं या उनको मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जल प्रबंधन कहते हैं। अब इसके एक साधारण सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ कि वर्षा जल का अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। मैंने अभी बताया भी था। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून अनियमितता के कारण सूखे व अकाल से निपटने के लिए उचित प्रबंधन आवश्यक है। देश में आज़ादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आरंभ किया गया, जिसमें बाढ़ एवं सूखे की समस्याओं से बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मछली पालन और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिला। और इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। अब समझिए, अभी अपन जल प्रबंधन की बात कर रहे हैं। जल प्रबंधन में मैंने बताया कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो सिस्टम तैयार किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, जो योजना यानी प्लानिंग्स बनाई जाती है, और उन प्लानिंग्स को किस तरह से काम में लेना है, उसके लिए जो प्लान्स किए जाते हैं और उसके द्वारा हम क्या क्या उद्देश्य पूरे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पुल बनाया या हमने डैम बनाया। अब डैम बनाया तो वो डैम जो बनाएंगे वो एक ही पूर्ति नहीं करेगा कि हमको पानी को स्टोर करना है। वो डैम क्या क्या करेगा, वो डैम करेगा कि हमें पानी को भी बचाना है, ठीक है, हमें उस पानी से बिजली भी बनानी है, उस डैम से जो पानी को हम रोक रहे हैं उससे हमें पीने के लिए लोगों को पानी की व्यवस्था करनी है, उस पानी से बचे हुए पानी से हमको सिंचाई भी करनी है, ठीक है, और वहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार के साधन भी उपलब्ध कराने हैं। जैसे वहाँ पर डैम के अंदर क्या कर दी, मछली पालन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो मछलियाँ होंगी तो लोग बाग मछली वगैरह भी पकड़ेंगे और पानी से क्या होगा, पानी की बचत भी हो जाएगी और पर्यावरण का उसमें संरक्षण भी ये होगा कि जब पानी एक जगह पर स्टोर होगा तो पानी धीरे 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 क्या होगा, भूमिगत यानी कि ज़मीन के अंदर जाता जाएगा। इससे भूमि का जो लेवल है पानी का वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इन सारी उद्देश्यों की जो पूर्ति की जाती है एक ही साधन से, तो
ऐसी योजनाओं को कहा जाता है बहुउद्देशीय योजना। क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय योजना। और हमें जब स्वतंत्रता प्राप्त की हमने 1947 के बाद, उसके बाद में हमने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हमारी सरकारों ने, और उन योजनाओं को नाम भी दिया गया पंचवर्षीय योजना। यानी 5 साल में, जैसे कोई प्लान बना लिया जाता है कि हमें ये योजना 5 साल में पूरी करनी है, यानी इस प्लान को बनाकर 5 साल में ये कार्य हमें पूरा करना है। तो ऐसी योजनाओं को पंचवर्षीय योजना या 5 साल में तैयार करके सरकार के सामने कह देंगे कि हाँ भाई ये काम पूरा हो चुका है। ऐसी योजनाओं को कहा गया है पंचवर्षीय योजनाएं। और ऐसी बहुउद्देशीय योजनाओं को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया था वो कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। और इसमें सबसे पहले अगर मैं नाम लूँ तो भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसमें 3 क्षेत्रों से पूर्ति होती है। एक इसमें होती है यूपी, इसमें एक होती है पंजाब से, राजस्थान से और हरियाणा से। इन 3 क्षेत्रों को या 3 राज्यों को भाखड़ा नांगल परियोजना से क्या मिलती है, मतलब इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या इनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये मैं बताऊंगी आपको आगे कि भाखड़ा नांगल कैसे, क्योंकि भाखड़ा नांगल सबसे बड़ा डैम है ना। और ये कब से स्टार्ट हो गया था? ये हमारा स्टार्ट हो गया था आज़ादी के बाद से, और इसी डैम के आधार पर नेहरू जी ने कहा था यह आधुनिक भारत का क्या है? मंदिर है, जो लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। क्योंकि भाखड़ा नांगल से पीने की पानी की व्यवस्था हो रही है, वहाँ पे बिजली भी बनाई जा रही है, उससे सिंचाई भी की जा रही है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा है? मछली पालन वगैरह भी, यानी रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये तो हमारे हो गए क्या, योजनाओं के बारे में। अब योजनाएं जो बनाई जाती हैं वो 2 स्तर पे बनाई जाती हैं, ठीक है। अब 2 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो 2 स्तर होता है, एक तो केंद्र सरकार स्तर पे बनाई जाती है, और एक राज्य स्तर पे बनाई जाती है। यानी केंद्र स्तर पे जो बस बनाई जाएगी वो क्या की जाएगी? वो पूरे भारत में लागू की जाएंगी। और राज्य स्तर पे बनाई जाएंगी वो क्या की जाएंगी? राज्य की सरकारें बनाएंगी, ठीक है। और ये सारे काम, नियम कायदे सभी एक होंगे, है ना, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसमें से कौन कौन सी हैं, है ना, जो मतलब अधिक से अधिक आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है, अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और ऐसी योजनाओं को मैं बार बार आपको एक नाम लूँगी, वह है बहुउद्देशीय योजनाएं, ठीक है। अब जो मैं केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में नाम लूँगी जिसकी अधिक से अधिक आवश्यकता पूर्ति करती है, तो उसको एक नाम लूँगी बहुउद्देशीय योजनाएं। तो पहली बात, तो केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय योजनाएं देख लेते हैं हम। सबसे पहले भाखड़ा नांगल, फिर है रिहंद, फिर है दामोदर, फिर है हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि ऐसी योजनाएं हैं जो बहुउद्देशीय योजनाएं कहलाती हैं। यानी बहुत सारे उद्देश्यों की क्या कर रही है? ये पूर्ति कर रही है। ऐसे ही राज्य सरकार के इस आधार पर, तो राज्य अभी वर्तमान में हम किसकी बात करेंगे? राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं। तो राजस्थान की सरकारों ने बहुउद्देशीय परियोजना में किस किस को शामिल किया है? और अन्य राज्यों की बात करेंगे कि अन्य राज्यों में राजस्थान के अलावा कि और किस किस की, लेकिन हमारा जो लेसन है उसमें ज़्यादा हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। लेकिन एक बार मैं नाम बता देती हूँ कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू हैं। तो राज्य सरकार के माध्यम से चंबल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, बिजली बनाई जा रही है। राजस्थान में जो ज़्यादा बिजली सप्लाई हो रही है वो चंबल परियोजना का ही सबसे बड़ा क्या है? उदाहरण है। दूसरा मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये तो चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की, माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान की, गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की, मच्छकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की, जैसी विभिन्न परियोजनाओं को क्या किया जा रहा है? स्टेट लेवल पे क्रियान्वित किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब केंद्र सरकार की 2-3 परियोजनाएं मोस्ट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो सबसे बड़ी परियोजना की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़े पहले भाखड़ा नांगल परियोजना, है ना। ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो
मैं भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बता रही थी। तो भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों में है, 3 राज्यों की योजनाओं को या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद जो पहली बार जो बनाया गया हमारा बांध वो है कौन सा, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित की गई है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया था कि उद्देश्य का मीन्स होता है कि क्या क्या हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। तो उद्देश्य में सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करती है। यहाँ पर बिजली यानी विद्युत बनाई जाती है और पेयजल का मतलब होता है पीने की पानी की आवश्यकता की पूर्ति और करती है। साथ में जो फैक्ट्रियाँ और या कोई कारखाने लगे हुए हैं उनमें भी जल की क्या करती है, ये आपूर्ति करती है। इस योजना के तहत अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये योजना है या ये जो बांध बनाया गया है ये एक बांध नहीं है, ये 2 बांध है। एक तो भाखड़ा है और नांगल है, और भाखड़ा और नांगल नाम के 2 गांव हैं ये, या 2 स्थान हैं, उन पर ये अलग अलग बनाए गए हैं। पहले भाखड़ा बनाया गया, भाखड़ा से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाके नांगल बनाया गया है। भाखड़ा का जो पानी एक्स्ट्रा आ जाता है या ऊपर जब उबटने लगता है या उफान पे होता है तो उस पानी को आगे जाके नांगल में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से 2 बांध बनाए गए हैं। तो पहला भाखड़ा बांध जो कि 518.16 मीटर की ऊंचाई लंबाई तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट तथा कंक्रीट के निर्मित विश्व के सीधे खड़े बांधों में से सबसे बड़ा बांध है ये। दूसरा भाखड़ा बांध 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि भाखड़ा बांध के अतिरिक्त एक्स्ट्रा जल को संचित मतलब एकत्रित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, अब नहरों से मतलब है कि जहाँ नहर निकाल करके इनसे क्या की जाती है, खेतों में सिंचाई वगैरह की जाती है। तो कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, एक तो भाखड़ा नहर निकाली है, सरहिंद नहर निकाली है, नांगल नहर निकाली है, बिस्त दोआब नहर, नरवाणा नहरें निकाली गई हैं तथा नांगल नामक स्थान पर यहाँ पर क्या बनाया गया है, विद्युत गृह बनाया गया ताकि बिजली को बचा करके इसको क्या किया जाए, बिजली को स्टोर किया जाए। कोटला तथा गंगवाल में भी 2 विद्युत गृहों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। अब दूसरी परियोजना हमारी है दामोदर घाटी परियोजना। ये भी भारत की केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, और इससे ये अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, कोसी नदी पर है। इस बांध को बनाने का जो उद्देश्य था कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आया करती थी, बहुत परेशानी होती थी, हर साल बाढ़ आती थी और लाखों लोग इसमें मारे जाते थे और उनके खेत वगैरह सब विनष्ट हो जाते थे। तो इस कोसी नदी के पानी का बहाव क्षेत्र रोकने के लिए क्या बनाया गया, बांध बनाया गया, और वो बांध दामोदर घाटी के क्षेत्र में ही बनाया गया ताकि पानी को रोक करके हम उसमें क्या करें, पानी को स्टोर करके नहर वगैरह के रूप में काम में ले सके, सिंचाई के रूप में काम ले सके, और इसका आगे सदुपयोग यानी बिजली के उपयोग में ले सकें, आर्थिक क्रियाओं में इसको काम में ले सकें। तो दामोदर में पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक का मतलब होता है दुख, क्योंकि जब भी नदी उफान पे होती थी तो इससे लाखों लोग मारे जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता था, साल भर के अंदर बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता था। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है, इसे पश्चिम बंगाल में शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी पर 1948 में इसको प्रारंभ किया गया था। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है यहाँ पर ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, मतलब मैदान है पूरा, यहाँ पर पहाड़ वगैरह जो है या ऊंच नीचा से जो ज़मीन है वो कम है, पूरा मैदान फैला हुआ है। और जब नदी मैदान में उतरती है तो विसर्प करके सांप की तरह जैसे हमारा सर्प होता है, जैसे सर्प चलता है टेढ़ा मेढ़ा होकर के, ऐसे नदी बहने लग जाती है। तो ये क्या करती है नदियाँ, अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई बीच में कोई ऊंचा स्थान आ गया तो अपना रास्ता बदल लेती है। तो इस नदी को दूसरा नाम दिया गया है मार्ग परिवर्तन। तो मार्ग परिवर्तन करने के लिए इसका नाम कुख्यात है, बहुत मतलब प्रसिद्ध है कि ये अपने मार्ग परिवर्तन कर देती है नदी। तो इसी के लिए इसका क्या बनाया गया, इस पर बांध बनाया गया। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बराकर और हुगली नदी कलकत्ता है, और कलकत्ता में इस पर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। इसी नदी पर क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है।
बराकर, बोकारो एवं कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व आपादान से प्रभावित होता है। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिका की जो टेनेसी नदी है उसके प्लान को लेकर के यहाँ पर लागू किया। कौन सी नदी पर? दामोदर नदी पर। और सेम कॉपी करके यानी टेनेसी नदी पर किस प्रकार से बांध को बनाया गया है उसकी कॉपी करके भारत में क्या किया? दामोदर घाटी परियोजना को लागू किया। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड नदी घाटी का आर्थिक विकास करना और स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में आए दिन बाढ़ आती है तो कोई लोग विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे खेती वगैरह नष्ट हो जाती है। तो यहाँ का जैसे बिहार है और ये बंगाल ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, और गरीबी का कारण ये नदी ही है, क्योंकि हर साल विनाश करती है, उनकी सारे मकानों को तोड़ फोड़ देती है, अधिक से अधिक लोग मर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी लोग तरक्की नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर यानी गरीबी से उनको ऊँचा उठाने के लिए इसको बना करके यहाँ पर बहुत सारे रोजगारों को भी लागू किया गया है। जैसे मत्स्य पालन किया गया है, यहाँ पर कुछ कारखाने खोले गए हैं दामोदर में। आपको पता हो तो कोयला हमारे यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलता है दामोदर घाटी के अंदर, बिटुमिनस टाइप का यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो अब यहाँ पर बहुत इस घाटी में बहुत तरक्की हुई है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल चुकी हैं। अब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कारखाने वगैरह में काम भी कर रहे हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं यहाँ पर। इस योजना में बराकर नदी पर मेथान, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, दामोदर नदी पर अधर बांध, वर्बो बांध, बाल पहाड़ी बांध एवं दुर्गापुर अवरोधक बांध, बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है और 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का भी यहाँ पर विकास किया गया है। नहरी प्रणाली से मैंने बताया था कि सिंचाई वगैरह के लिए। तीसरी जो परियोजना है हमारी वो है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बहुत फेमस है, उड़ीसा के अंदर है और महानदी पर ये बना हुआ है। प्रायद्वीप भारत का मतलब है जो 3 ओर पानी से घिरा होता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप भारत की महत्वाकांक्षी योजना, जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उड़ीसा भी एक धरातलीय क्षेत्र है, यानी कि मैदानी क्षेत्र है, और वहाँ पर ये नदी भी क्या करती थी? शोक के रूप में थी, क्योंकि वहाँ पर ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती थी और बाढ़ लेके आती थी। तो यहाँ पर भी इस पर क्या बनाया गया? बांध बनाया गया, ताकि इसके पानी के बहाव क्षेत्र को रोका जाए और आने वाले समय में इस पानी को काम में लिया जाए। महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। शेष समय में सूखे तथा अकाल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया है। यह विश्व का, यह अंडरलाइन करना, वैसे मैंने कर रखी है ये बात, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर है, जिसमें 810 करोड़ घन यानी स्क्वायर मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा टीकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के सबलपुर से जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर से शेषन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया है, तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का विकास किया गया है। ये हो गई हमारी केंद्र सरकार की 3 बड़ी परियोजनाएं जो बहुत बड़ी हैं। महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, और वो कहाँ पर स्थित है? वो भारत में स्थित है। कल हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं पढ़ेंगे, चंबल घाटी के बारे में पढ़ेंगे, बीसलपुर बांध के बारे में पढ़ेंगे और अन्य परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे कि जल संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, ठीक है बच्चों। तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूँगी, आप इनको अच्छी तरह से कीजिएगा, इस लेसन को अच्छी तरह समझिएगा, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। थैंक यू।